हेलो बच्चों, मेरा नाम है वीएस राठौर और ये है आपका चैनल राठौर क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम एक सिस्टम के अंदर एक चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है, पहले उसे देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है द resultant force यानी टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी एक चार्ज पर, इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज के अंदर, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, is equal to the vector sum of individual charges, individual forces exerted by remaining चार्जेस। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। द रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल फोर्स जो लगता है एक चार्ज पर सिस्टम के अंदर, वो बराबर होता है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, जितना भी अलग अलग फोर्स लगता है सिस्टम के बचे हुए चार्जेस के द्वारा। अब इसको समझते हैं कैसे होता है, क्या है ये, इसका मीनिंग। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें तीन चार्ज है मान लिया। एक है ये चार्ज Q1, एक है ये चार्ज Q2, एक है ये चार्ज Q3। अब मुझे पता करना है Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, Q1 पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो Q2 Q1 पे अपना फोर्स लगा रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसे मान लेंगे F12। Q3 Q1 पे अपना फोर्स लगा रहा है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे मान लेंगे F13, और इन दोनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स। यानी अगर हम टोटल फोर्स मान लें जो Q1 पे लग रहा है F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। इस तरह से हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं जो Q1 पे लग रही है सिस्टम के अंदर। तो ये था किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तीन से ज्यादा चार्जेस होंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, प्लस में F14 आ जाएगा। अगर 5 चार्जेस होंगे तो प्लस में F15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, बिठा दो इसको, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, एक ट्रायंगल है हमारे पास। इस ट्रायंगल के कोनों पर 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस Q और प्लस Q। इसे मान लिया A पॉइंट, इसे B पॉइंट, इसे C पॉइंट। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि A पॉइंट पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है इस सिस्टम के अंदर। ए पॉइंट पर सिस्टम के अंदर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, मुझे फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट।
ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका ए पॉइंट पे जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है उसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। और ये हमारे जो साइड्स हैं, ये ए मान लिया, इसका मतलब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक है। ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा। इसे मान लेते हैं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो इसके फोर्स को हम मान लेते हैं F13। अच्छा, अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60 डिग्री एंगल है। वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये 60 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं एफ ए वेक्टर, और एफ ए वेक्टर का हमें निकालना है रिजल्टेंट। और आपने 11th क्लास में रिजल्टेंट फॉर्मूला सीखा हुआ है, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा अंडर रूट में फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी F13 का, F12 का स्क्वायर, F12 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर यानी F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 इंटू में कॉस, एंगल कितना है 60 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वो पहले पता कर लो कितना है। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर ध्यान से देखो आप तो इक्वल है, बिकॉज इस फोर्स का जो चार्जेस का पेयर है वो सेम है और इस फोर्स का चार्ज का पेयर भी सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम है। तो हमारा जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और चार्जेस के पेयर पे डिपेंड करता है, तो वो सेम है, इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F13 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो इन दोनों को हम मान लेते हैं F, तो यहाँ पे पुट कर देंगे F12 की जगह F, F13 की जगह भी F और F12 की जगह F, F13 की जगह F। cos 60 हमारा 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3f स्क्वायर, ठीक है, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर, f स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3f। अच्छा, और f का वैल्यू निकाल लेते हैं। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, आप चाहे इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो चाहे इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग k q1 इंटू q2, ये भी q, q1 इंटू q2 हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा a है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा हो गया f का वैल्यू। तो √3 f की जगह k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, यानी एफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, इस तरह से। और इसकी मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऑब्वियसली वर्टिकली अपवर्ड यानी वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर हमारे इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी वर्टिकली इस वाले वेक्टर से भी 30 डिग्री एंगल पे, इस वाले वेक्टर से भी 30 डिग्री एंगल पे, यानी वर्टिकली अपवर्ड यानी वाई एक्सिस के अलोंग। तो डायरेक्शन की बात भी पता चल गई, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नोट कर लो इसको।